दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो फोटोज़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे जो लोग हैं ना, ये बहुत पावरफुल लोग हैं अपने अपने स्टेट के। क्यों? क्योंकि ये उस स्टेट की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। ममता बनर्जी, ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार, बिहार, ये जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उद्धव ठाकरे, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। विजय रूपानी, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत, ये राजस्थान के। और मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के। ये सारे जो है ना, कितने हो गए, 5 और 5 10। ये अभी फिलहाल एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पाया गया था कि ये देश के मतलब 10 चीफ मिनिस्टर हैं जो काफ़ी एक्टिवली और काफ़ी सही से काम कर रहे हैं। समझ गए आप? तो काफ़ी बार आप जब न्यूज़ में देखते होंगे, जैसे अभी ये आदमी अरविंद केजरीवाल, इनके बारे में काफ़ी आता है न्यूज़ में हर बार। ये कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसने एजुकेशन में काम किया, हेल्थ में काम किया, इनके बारे में न्यूज़ में आता है। ममता बनर्जी, इनका और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इनका काफ़ी झगड़ा चलता रहता है, तो इनके बारे में भी काफ़ी आता रहता है। और ये महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, इनके बारे में काफ़ी आता रहता है कि एनसीपी और शिवसेना इनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। बाकी तो चलो इतने फेमस नहीं है, बट इनके ये जो कुछ जो है ना, ये जगनमोहन रेड्डी, ये भी लौंडा, मतलब ये बहुत कम एज के, इनका भी नाम आता है काफ़ी बार। तो आपके मन में ना काफ़ी बार ये डाउट आते होंगे, ये चीफ मिनिस्टर क्या होता है, इसको इतना क्यों, मतलब इसको इतना मीडिया क्यों हवा देती है, चीफ मिनिस्टर हर बार न्यूज़ में क्यों होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर ना, उस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर जो पोस्ट है ये क्या होती है, चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, वो शपथ क्या लेता है, उसको हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, उसको अगर चीफ मिनिस्टर मतलब बने रहना तो बन सकते, कितने साल तक चीफ मिनिस्टर बने रह सकता है, उसके कामकाज क्या है, वो उसके एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, उसके लेजिस्लेटिव पावर क्या है, गवर्नर के साथ उसके रिलेशन क्या है, वो किस किस को अपॉइंट करता है, ऐसे सारे जो चीज़ें ना वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पॉलिटी का 41 नंबर का लेक्चर है, 41। और जो हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा था उसका हम देख रहे थे यूनिट, चौथा यूनिट हम देख रहे थे, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने गवर्नर नाम का जो चैप्टर था स्टेट गवर्नमेंट यूनिट का, इसको ख़त्म कर दिया था। और आज के लेक्चर में हम चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर देखेंगे। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, क्या होता है चीफ मिनिस्टर। देखो, चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, गवर्नर, कोई भी गवर्नमेंट होती है, मतलब कोई भी एक स्टेट, जैसे कि उस स्टेट में जो गवर्नर जो होता है ना, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब उसको बोलते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। और चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसको बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। आपको पता है ये चीज़ हमने कहीं पे देखी थी, कहाँ देखी थी हमने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चैप्टर था प्रेसिडेंट वाला, उसमें हमने देखी थी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो देश के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो देश के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, अथॉरिटी, उसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। उसी तरह स्टेट में क्या होता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो किसी भी स्टेट के वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल गवर्नर होते हैं। इन अदर वर्ड, गवर्नर क्या होते हैं, मैंने एक 2-3 दिन पहले भी बताया आपको, गवर्नर जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और ये गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है ना, वो उसी तरह होती है स्टेट में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है सेंटर में। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, वही पोजीशन चीफ मिनिस्टर को होती है, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट में। समझ गए आप? आगे चलते हैं। आगे देखो, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड और उसके मिनिस्ट्री से रिलेटेड, बाकी जो मिनिस्टर है उससे रिलेटेड ना 2 आर्टिकल है। 2 आर्टिकल में क्या है, पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 163, उसमें लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं और उस हिसाब से गवर्नर काम करते हैं। इसको हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। और बाकी 164 जो है उसमें लिखा है अदर प्रोविजन एज अ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, वो सारी चीज़ें उसको देखना है। समझ गए आप? अब हम एक बार ये देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है उसके अपॉइंटमेंट कैसे होती। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई खास प्रोसीजर नहीं लिखी कि किस आदमी को आपको सिलेक्ट करना है और उसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। बस ये आर्टिकल 164 जो है ना, इसमें ऐसे लिखा था कि, ऐसे लिखा है कि चीफ मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर के द्वारा मतलब गवर्नर अपना मन मुताबिक उन किसी भी आदमी को चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। फिर किसको बना सकते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है इन अकॉर्डेंस टू द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नर क्या करते हैं, मेजोरिटी पार्टी जो है, जिस पार्टी के पास, जैसे कि अगर 100 सीट किसी स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर के 100 सीट है, 100 MLA वाले, और उसमें अगर किसी पार्टी के पास 70 सीट, कोई पार्टी जीत जाती, तो इन्होंने क्या बोला है कि
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से कोई गवर्नर उसी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, शपथ दिलाएंगे जो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी और उसका जो लीडर है, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसी को वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। समझ गया। उसके बाद आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, बट देखो हमने कल देखा था डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर देखा था हमने। यहाँ पे ये बोल रहे कि अगर कोई पार्टी उसके पास अगर बहुमत आया है नहीं, जैसे 100 सीट है बट किस पार्टी के पास 30 सीट आए, किसी के पास 30 आए, किसी और के पास 30 आए और एक के पास 10 आए। अब सत्ता के लिए तो चाहिए 51, तो किसी एक पार्टी के पास तो 51 है ही नहीं। फिर इस टाइम पे क्या करेंगे, जब व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली, जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होगा ना तो उस टाइम पे गवर्नर अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिस्क्रिशनल पावर को यूज़ कर सकते हैं और फिर वो सिलेक्ट कर सकते हैं किस पार्टी को बुलाया जाए, मतलब इलेक्शन इसके लिए। जैसे कि मतलब जो 30-30 और 10 है ना, ये 30 और ये 30 एक हो गए ना, ये 30-30 एक 60 हो गए ना, तो गवर्नर और बाकी जो 30 और 4 वो 10 है वो भी हो गए। तो अगर ये चाहते 40 लोग और ये गवर्नर को बोलते हैं कि हम आपको हमें शपथ दिला दो, हम बाद में आपको मेजोरिटी प्रूव कर देंगे, ये जाके शपथ भी ले सकते हैं, पर बाद में अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं होती वापस गवर्नर इनको बुलाएगा। बट गवर्नर इनको बुला भी सकता है वैसे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इनके पास बहुमत था, ये गवर्नर को भी पता था, फिर भी गवर्नर ने उनको शपथ दिलाई थी। किसको, उद्धव ठाकरे, सॉरी इसका फडणवीस को और इसको अजित पवार को। क्यों, क्योंकि ना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की थी वहाँ पे गवर्नर ने अपनी। इन द सिचुएशन देखो ऐसे सिचुएशन, और चीफ मिनिस्टर के पास और एक ये देखो यहाँ पे गवर्नर यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी कोलिजन असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू वोट इन कॉन्फिडेंस विद इन मंथ। गवर्नर क्या करते हैं, अगर किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी तो जो कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की जो सरकार होती है, तो गठबंधन वाले को गवर्नमेंट क्या करते, गठबंधन वाले को गवर्नमेंट शपथ दिलाते और उनको बोलते कि आप 1 महीने के भीतर आप मेजोरिटी प्रूव करो। मेजोरिटी मतलब क्या, जितने चाहिए बहुमत के लिए जितना आंकड़ा चाहिए आप उतने लोगों को लेके आओ और उधर उनको प्रेस करो मेरे सामने कि ये लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। समझ गए। गवर्नर में एक्सरसाइज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन चीफ मिनिस्टर डाइज इन ऑफिस। चीफ मिनिस्टर जब टपक जाता है ना ऑफिस में, मतलब वो ऑफिस में मतलब क्या, ऑफिस में बैठा नहीं, जब चीफ मिनिस्टर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठा है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, गवर्नर के पास ऑप्शन है, गवर्नर अपने हिसाब से भी चीफ मिनिस्टर को दूसरा बना सकते हैं, मतलब बहुमत वाले से ही दूसरे को बना सकते हैं। बट क्या होता है देखो, अगर उसको ऑफिशियल सक्सेसर नहीं होगा तो वो अपने इंडिविजुअल जजमेंट के हिसाब से किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं, जिस पार्टी के पास बहुमत है वो जैसे चीफ मिनिस्टर डेथ हो जाती है वो तुरंत नए लीडर को खड़ा कर देते और उसको बोलते गवर्नर को कि आप इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो गवर्नर के पास देखो, गवर्नर हैज़ नो चॉइस बट अपॉइंट हिम, फिर गवर्नर को उसी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ता है। आगे, Constitution does not require that the person must prove his majority in the legislative assembly before the appointment of chief minister। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि अगर किसी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो आप उसको पहले शपथ पहले आप उसको मेजोरिटी प्रूव करो, आपके पास कितना बहुमत है और उसके बाद शपथ लो, ऐसा नहीं लिखा है। पहले ऐसा है कि देखो फर्स्ट क्या होता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, उसको शपथ वपथ दिलाई जाती है, उसके बाद वो एक रीजनेबल पीरियड, उस पीरियड के अंदर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करता है। समझ गए। नॉर्मली वही होता है, जिसके पास बहुमत है वही जाता है। जैसे देखो अभी ये थी कोई भी गवर्नमेंट, जैसे अभी ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी थी, तीनों के पास बहुमत था, इन्होंने पहले शपथ ले ली, बाद में फिर आराम से इन्होंने मेजोरिटी अपनी प्रूव कर दी। अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। अगर कोई आदमी, जैसे उद्धव ठाकरे है, उद्धव ठाकरे का केस में आपको पता होगा, उद्धव ठाकरे जो है ना ये चुन के नहीं आए थे, मतलब ये मेंबर नहीं थे, फिर भी इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया और बाद में 6 महीने के बाद इनको नॉमिनेट किया गया था। तो कोई भी आदमी बिना इलेक्शन लड़े भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बस एक चीज़ है, एक कंडीशन ऐसी कि आपको विदिन 6 मंथ एक तो चुन के आना होगा या नॉमिनेट होना होगा, बट आपको एमएलए बनना पड़ेगा। बिना एमएलए आपकी जो सीट है वो नहीं तो चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर में भी मेंबर ऑफ एनी हाउस इन एनी 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे हमने कल डिसाइड किया था, कल डिस्कस किया था, हमारे जो 28 स्टेट है ना उसमें 6 स्टेट वो बाइकलमेरिज्म है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो स्टेट असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब वहाँ पे विधानसभा भी, विधान परिषद भी। तो ऐसे स्टेट में 6 स्टेट ऐसे हैं। अगर ऐसा स्टेट होगा तो उसमें 2 जो चीफ मिनिस्टर वो किसी भी हाउस से हो सकता है, किसी भी हाउस का मेंबर चीफ मिनिस्टर बन सकता है। यूजुअली चीफ मिनिस्टर हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लोअर हाउस। नॉर्मल क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, असेंबली से चीफ मिनिस्टर कोई भी आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है। और आगे क्या लिखा है कि बट ऑन द नंबर ऑफ क्या है ओकेजन्स मेंबर ऑफ अपर हाउस लेजिस्लेटिव। कभी कभी क्या होता है, ये इधर से भी मतलब अपर हाउस से भी उनको डाला जाता है, क्योंकि अगर वो जैसे अभी उद्धव ठाकरे ये चुन के नहीं आए ना, तो इनको इधर से भी अपॉइंट किया जा सकता है। जो ऐसा होता है जो चुन के नहीं आता डायरेक्ट उसको चीफ मिनिस्टर बना जाता है, उस केस में ऐसा होता है। आगे क्या लिखा है, ओथ एंड सैलरी, मतलब जो है ओथ टर्म एंड सैलरी।
जो शपथ क्या लेते हैं चीफ मिनिस्टर, उनकी टर्म कितने साल की होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, उसको हम एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ओथ देखते हैं। देखो जो गवर्नर के होते हैं, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को जो होते हैं ना, वो गवर्नर करवाता है। गवर्नर शपथ दिलाता है चीफ मिनिस्टर को। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि देखो, मैं हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और चीफ मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। समझ गए आप। तो अगर चीफ जस्टिस को, गवर्नर को अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शपथ दिलाते, तो चीफ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं दिलाते, उनको गवर्नर दिलाते। समझ गए ना आप। मतलब नॉमिनल हेड शपथ दिलाते रियल हेड को, मतलब गवर्नमेंट के हेड को। समझ गए। नॉमिनल अथॉरिटी जो एक रियल अथॉरिटी, उसको शपथ दिलाता है। इतने याद रखो आप। मतलब आप फिर समझ जाओगे कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर को गवर्नर। तो ये पहले अभी यहाँ पे देखते शपथ क्या लेते हैं, क्या स्वेयर करते हैं, क्या शपथ लेते हैं वो। चीफ मिनिस्टर स्वेयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, उसमें वो एकदम खतरनाक लेवल का फेथ, मतलब ट्रू फेथ मतलब क्या, वो सच्ची भावना उसमें रखेंगे। कहाँ पे, ट्रू फेथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा देश है, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इसको भी ये सिक्योर करेंगे, अपहोल्ड करेंगे। टू फेथफुल द कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। वो फेथफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब क्या, वो एकदम भरोसे से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, मतलब वो अपना काम सही से करेंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विदाउट फेयर फेवर एंड अफेक्शन। मतलब ये अपना जो काम है ना, वो सारे लोग के साथ सही से करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे। ये ऐसे 4 टाइप की शपथ लेता है। अब देखो स्टेट के लिए कितने टाइप की, ये स्टेट के लिए काम किए, ये भी कौन सा वाला, ये भी स्टेट के लिए काम किए। ये तो जनरल हो गई ना। फेथ कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखेंगे, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को मतलब सिक्योर करेंगे, ये तो जनरल शपथ हो गई। देखो उसके बाद टर्म क्या होता है यहाँ पे देखो, टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स। वो प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्लेजर ऑफ गवर्नर के इसमें काम करते हैं। गवर्नर के मन की इच्छा के टाइम पे इससे काम करते हैं। मतलब क्या, देखो उनका जो चीफ मिनिस्टर का टर्म होता है 5 साल का होता है। वैसे गवर्नमेंट बनने के बाद 5 साल तक, जब तक उनके पास मेजोरिटी 5 साल तक वो बरकरार रह सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि उनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता, और वो प्लेजर ऑफ गवर्नर के प्लेजर में काम करते हैं। गवर्नर के प्लेजर में मतलब क्या, जब तक गवर्नर की इच्छा है तब तक। ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखो, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जब मन नहीं तब उनको हटा सकता है। इट डज नॉट मीन गवर्नर कैन डिसमिस एट एट टाइम। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जब तक उनके पास सपोर्ट है तब तक वो उनको गवर्नर घंटा उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। बट जब इनका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, इनका बहुमत का आंकड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो अपने कॉन्फिडेंस जो है असेंबली में वो लूज़ कर देंगे। और फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस जब लूज़ कर देंगे तो उनको अपना रिज़ाइन देना पड़ेगा गवर्नर के पास। रिज़ाइन कर सकते हो गवर्नर के पास। ओके। और सैलरी और अलाउंसेस जो है चीफ मिनिस्टर की, यहाँ पे देखा हम सैलरी अलाउंसेस, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है विधानसभा या, वो डिसाइड करती है गवर्नर का सैलरी, चीफ मिनिस्टर का जो सैलरी और अलाउंसेस क्या है वो डिसाइड करती है। अब हमें देखना है पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर है और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो 3-4 टाइप के पावर्स और फंक्शन उनके। सबसे पहले देखते हैं हम इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके रिलेशन में क्या क्या पावर चीफ मिनिस्टर के पास, मतलब उनकी जो मिनिस्ट्री होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट वगैरह, उनके रिलेशन में। तो सबसे पहले क्या है, देखो चीफ मिनिस्टर एंजॉय फुल फॉलोइंग पावर्स एज ए हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनके पास ना नीचे दी हुई जो पावर है एज ए हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनका जो हेड होती है चीफ मिनिस्टर। तो क्या क्या काम करते, देखो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर जिनका नाम चीफ मिनिस्टर ने उनको पता है, रिकमेंड किया होता है। मतलब चीफ मिनिस्टर जिस आदमी का नाम रिकमेंड करेंगे, जिस आदमी गवर्नर को बताएंगे कि इस आदमी को आप मिनिस्टर बनाओ, उसी आदमी को गवर्नर मिनिस्टर बनाएगा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, अलोकेट रिशफल पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। जो मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्टर, जैसे किसी को होम मिनिस्टर बना दिया, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। बट बाद में अगर इसको लगा चीफ मिनिस्टर को इसको चेंज करना है तो रिशफल कर सकते पोर्टफोलियो को, इंटरचेंज, मतलब इसको ये मिनिस्टर उठा के दूसरे मिनिस्टर में डाल दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो अगर कोई मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहा है तो चीफ मिनिस्टर क्या बोलेंगे, भाई साहब तू रिजाइन मार दे। अगर वो रिजाइन नहीं मारता वो बंदा जिसको चीफ मिनिस्टर ने बोला रिजाइन करने को, तो चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नर को बोल सकते हैं आप इसको पद से हटा दो। समझ गए आप। तो सारे जो मिनिस्टर होते हैं ना स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर किस लिए चापलूसी करते हैं, क्योंकि वो गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर है वही रिकमेंड करते गवर्नर को, फिर गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर उनको जो पोर्टफोलियो मिला है, जो मिनिस्ट्री मिली, उसको रिशफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उनको हटा भी सकते हैं बाद में। समझ गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद के कारण। तो ये हमने देखा जो पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे और 3 नहीं और भी देखो, जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रिसाइड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उनको प्रिसाइड करते हैं, अपना डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं।
वो चीफ मिनिस्टर जो है वो गाइड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल दी कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज। सारे मिनिस्टर्स जो है उनके अंदर उनको गाइड करते, डायरेक्शन देते, कंट्रोल करते और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय, देखो चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन मारेगा ना तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी उनका भी पद चला जाएगा, मिनिस्टर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। सिंस द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हिज रिजाइनेशन इज डेल्ट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व द काउंसिल। वही बताया मैंने अभी, जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन मारेगा ना तो जो जैसे कोई मिनिस्टर है, अभी जैसे कि आप एग्जांपल मान लो अजित पवार एक मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन मारेंगे ना तो गवर्नमेंट गिर जाती है। उसके बाद अजित पवार का मिनिस्ट्री गया और सभी मिनिस्टर का मिनिस्ट्री गया। वही यहाँ पे बोला है, द रिजाइनेशन और डेथ ऑफ अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑन अदर हैंड मेयरली क्रिएट्स अ वैकेंसी विच चीफ मिनिस्टर में और मे नॉट बी फिल। जैसे कि कोई आदमी, कोई दूसरा मिनिस्टर है वो टपक गया तो उसकी जो मिनिस्ट्री वो तो पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा ना, तो वो जो पोर्टफोलियो वो चीफ मिनिस्टर द्वारा भरा जाता है। चीफ मिनिस्टर किसी और आदमी को, गवर्नर को बोलते हैं इसको आप मिनिस्टर बना दो, उसको बनाया जाता है, या वैसे भी रखा जाता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया? तो इस तरीके से हमने जो पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर है इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो देख लिए। दूसरा पावर देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर का इन रिलेशन विद गवर्नर। गवर्नर के साथ जो रिलेशन है उसमें जो चीफ मिनिस्टर का क्या उसके पास फंक्शन एंड पावर वो देखते हैं। चीफ मिनिस्टर एंजॉय फॉलोइंग पावर्स इन रिलेशन विद द गवर्नर। कौन से पावर? ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नर, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है ना वो हमने देखा था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड यहाँ पे गवर्नर है, वो गवर्नर जो है वो एड एंड हेड उस पर काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। बट जो प्रिंसिपल चैनल क्या है कम्युनिकेशन का उनका, वो चीफ मिनिस्टर है। इनका जो कम्युनिकेशन है ना वो चीफ मिनिस्टर करवाता है। इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है चीफ मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके बीच में क्या है, वो चीफ मिनिस्टर एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसके थ्रू काम सारे मतलब बातचीत होती है। अब इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। कौन सी? देखो नीचे भी दी गई जो ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है इन किसके, गवर्नर के रिलेशन में, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट all the decision of the council of minister relating to administration of the affair of the state and proposal for legislation। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे जो डिसीजंस हुए स्टेट में, या कोई प्रपोजल लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाने के लिए कोई प्रपोजल है, हम ऐसा लॉ बनाने वाले हैं, ये सारी जो चीज़ें ना वो कम्युनिकेशन करना पड़ता है चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के साथ इन चीज़ों के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में और लेजिस्लेशन के मामले। दूसरी चीज़, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज मे गवर्नर बाय कॉल। मतलब गवर्नर अगर इसको कॉल करता है चीफ मिनिस्टर को, और गवर्नर अगर बोलते हैं कि भाई साहब आप इस मामले में हमें मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन दे दो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को देते हैं। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच इज़ नॉट हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। मतलब अगर गवर्नर को लगता है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन है ये ना ये मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है बट ये बाकी काउंसिल को इसको बारे में पता नहीं है, तो गवर्नर बोल सकते हैं बाकी को आप भी इस पर कंसिडर करो। समझ गया? तो ये तीन जो चीज़ें थी, ये तीन चीज़ें हमने सेम टू सेम तीन चीज़ें ये कब देखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हमने प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में देखी थी। प्राइम मिनिस्टर को ये तीन काम करने पड़ते हैं प्रेसिडेंट के हिसाब में। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है गवर्नर के पास, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास। तो ये तीनों चीज़ें हमने वहाँ पे देखा ना कि प्राइम मिनिस्टर जैसे सेंटर में ना वैसे ही चीफ मिनिस्टर स्टेट में होता है, सब पावर और सेम होती है। और जो उनको जैसे अभी देखो यहाँ पे अपॉइंट करने ये जो ऑफिसर्स है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर। पर चीफ मिनिस्टर जिसको जो नाम सजेस्ट करेंगे उसी को अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं ना ये एडवाइसेस गवर्नर को बोलते हैं कि आप इस आदमी को अपॉइंट करो। उसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो जिन बंदों को अपॉइंट करते हैं ना यूपीएससी, जैसे यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, तो वो बंदों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही उनको मतलब प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं आप इस आदमी को अपॉइंट करो, वो बस अपॉइंट करते हैं, नाम यही सुझाते हैं। उसी तरह सेंटर में जैसे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं प्रेसिडेंट के साथ मिलके, वैसे ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर काम करते हैं स्टेट में गवर्नर के साथ मिलके। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है, उसके बाद ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरमैन, उसके मेंबर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है, बट उनको जो नाम है वो एडवाइस करता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बोलेगा आप इस बंदे को करो, उसी बंदे को ये करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पावर और फंक्शन है चीफ मिनिस्टर का इन रिलेशन विद गवर्नर वो देख लिया। उससे पहले हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो पावर और ये था फंक्शन वो देख लिया था। अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर का पावर और फंक्शन इन रिलेशन विद द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उससे रिलेटेड इनके पास क्या पावर फंक्शन है वो देखते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर क्या होता है, वो पावर एज ए लीडर ऑफ हाउस, उनके पास ना फॉलोइंग पावर है, नीचे दी गई पावर उनके पास है एज ए लीडर, वो जो चीफ स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लीडर होती है वो। समझ गए ना? देखो क्या क्या है उनके पास पावर। ही एडवाइजेज द गवर्नर विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड
ये क्या है, प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमने देखा था ना पार्लियामेंट में विंटर सेशन, मानसून सेशन समझ जो होता है, समझ गए। उसी तरह से जो स्टेट लेजिस्लेशन होता है ना, उसका जो सेशंस होते हैं, आपने ये न्यूज़ में देखा अधिवेशन, हिवाड़ी अधिवेशन, ये अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, समझ गए। तो ये अधिवेशन मतलब क्या, ये पार्लियामेंट वो स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन होता है, वहाँ पे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर इकट्ठा होता है, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, बिल पास होता है, सारे जो काम एडमिनिस्ट्रेशन के वो वहाँ से होते हैं। तो ऐसा जो उसका जो टाइम है सेशन, मतलब वो जो होगा ना सेशन, अधिवेशन जब स्टार्ट होगा, तो वो अधिवेशन कब स्टार्ट होगा, वो उसका समनिंग, मतलब वो जब स्टार्ट होगा उस दिन पहले स्पीच होता है गवर्नर का, उसके बाद उसको खत्म, सेशन को खत्म करने का जो स्पीच वो भी वो देते, गवर्नर देते, मतलब वो बोलते कि इस टाइम पे ये खत्म होगा। तो ये जो काम गवर्नर जो करते हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलते हैं कि भाई साहब आप एक काम करो, इस डेट से लेकर इस डेट तक इसको समनिंग करो, इसको प्रोरोगिंग करो, स्टेट लेजिस्लेचर का उसको अधिवेशन को, समझ गए, सेशन को। उसके बाद ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गवर्नर एट एनी टाइम। जब चीफ मिनिस्टर के पास बहुमत खो जाता है, मतलब जैसे अभी आपको बताता हूँ मैं, ये जो उद्धव ठाकरे एक्चुअली फडणवीस, इन्होंने जो शपथ ली थी जाके झोल करके अजित पवार के साथ, इन्होंने शपथ ली, बाद में इनको पता चला हमारे पास मेजोरिटी नहीं, पर इन गवर्नर के पास गए, उनको बोल दिया कि आप एक काम करो, असेंबली को भंग कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो ऐसे ना, अगर चीफ मिनिस्टर के पास बहुमत नहीं होता है या चीफ मिनिस्टर अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म कर लेता है और नई इलेक्शन होने वाले और नई वापस सरकार बनने वाली, तो उस टाइम पे भी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलते हैं कि आप विधानसभा को भंग कर दो। तो आपको ये भंग तो करता है गवर्नर, पर इसको एडवाइस कौन करता है, ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो करते हैं। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। जो जितने भी अनाउंसेस पॉलिसी होती है, जैसे कि हमने ये स्कीम लाई है, हमने ये किया है, फलाना किया है, ढमका किया है, ये सारे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, वो सारी पॉलिसी गवर्नमेंट की वो फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब वो विधानसभा में वहाँ पे रखते, वहाँ पे चिल्ला के लोगों को बताते कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, समझ गया आप। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए अदर पावर एंड फंक्शन। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके पास बाकी देखो इतने पावर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो चेयरमैन होते हैं, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होते हैं वो। दूसरी चीज़, ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिसर फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने देखा था जो जोनल काउंसिल थी, हमारे देश में 5 जोनल काउंसिल थी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एंड सेंट्रल, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न भी थी एक। ऐसे 5 जोनल काउंसिल थी, और हमने उस टाइम पे एक देखा था, ये जो जोनल काउंसिल है ना, इसको जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे कौन, होम मिनिस्टर। और जोनल काउंसिल में क्या होता है, रोटेशन के हिसाब से हर साल उसके जो वाइस चेयरमैन है वो चेंज हो जाते हैं, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ। जैसे कि अभी वेस्टर्न काउंसिल है, अब हम महाराष्ट्र जो है वो आता है वेस्टर्न काउंसिल में। अगर वेस्टर्न काउंसिल में 5 स्टेट है, और 5 स्टेट में हर साल क्या होगा, फिर चेयरमैन तो वाइस ये रहेंगे वो मिनिस्टर, पर वाइस चेयरमैन जो है ना, एक साल गुजरात का चीफ मिनिस्टर होगा, एक साल महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होगा, एक साल मध्य प्रदेश का, समझ रहेगा। तो इस तरीके से ये जो जोनल काउंसिल है उसके चेयरमैन होते हैं रोटेशन के हिसाब से हर साल में, मतलब हर रोटेशन के हिसाब से एक साल एक चीफ मिनिस्टर होगा। उसके बाद ये मेंबर होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बोथ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है ये 2 काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों के ये क्या होते हैं, इन दोनों की हेड होती है। उसके बाद चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। स्पोक पर्सन मतलब क्या, जो ये हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, इनको उसके ये स्पोक पर्सन होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद और क्या क्या है, देखो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, अदर पावर और फंक्शन देख रहे हैं हम। अब तक हमने जो देखे थे ये यहाँ तक हमने ये खत्म कर लिया था, कहाँ गया, यहाँ तक हमने स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो रिलेशन है चीफ मिनिस्टर वो देख ली। अब ये जो देख रहे हैं हम अदर पावर एंड फंक्शन देख रहे हैं, बाकी कुछ और गिने चुने मिसलेनियस जो पावर और फंक्शन है चीफ मिनिस्टर के वो देख रहे हैं। 4 तो देख लिए और 3 बाकी। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट ऑल द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसीज होती है ना, मतलब वो तो क्राइसिस जब आते हैं, ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस जब आते हैं उस टाइम पे ये क्या होते हैं, मैनेजर इन चीफ, सारी चीज़ों को ये मैनेज करते हैं उस टाइम पे। उसके बाद एज अ लीडर ऑफ द स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो। आपने देखा होगा ना, मतलब आपने ये सुना होगा मराठवाड़ा दौरा, विदर्भ दौरा, जो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनका अलग अलग दौरा होता है, मतलब अलग अलग एरिया में वो जाते हैं। तो वही वो चीज़ यहाँ पे लिखी। एक्चुअली चीफ मिनिस्टर का ये काम है कि अलग अलग सेक्शन के जो लोग हैं, अलग अलग रीजन के उस स्टेट में, उनसे जाके मिलना, उनके जो कंसर्न्स है उनको सुनना, उनसे उनके प्रॉब्लम को लिख लेना और उस पर जो है वो काम करना, ये काम होते हैं चीफ मिनिस्टर के। उसके बाद द पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं हमारे वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, सारे सर्विसेज जो होते हैं ना उनके पॉलिटिकल हेड होते हैं, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने जो अदर फंक्शंस है चीफ मिनिस्टर के वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। और इसी तरह से हमने जो स्टेट गवर्नमेंट का हमारा चैप्टर था 2 नंबर का चीफ मिनिस्टर, इसको हमने पूरी तरीके से देख लिया। इसमें हमने चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से लेके, टेन्योर से लेके, इनके शपथ से लेके, इनके जो अलग अलग जो पावर्स और फंक्शंस है
गवर्नर के साथ क्या पावर फंक्शन है, इनके स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या पावर फंक्शन है, इनके उसके बाद जो अदर पावर और फंक्शन है गवर्नर के वो भी हमने देख ली, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके साथ क्या पावर और फंक्शन वो भी हमने देख ली। तो इस तरीके से हमने चीफ मिनिस्टर को एकदम डिटेल में खत्म किया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।